दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, यानी कि शांति का बोर्ड यानी कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, उसी तरीके से एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। और यह है फिलिस्तीन में शांति कायम करने के लिए, गजा वजा में जो लड़ाई वड़ाई होती है इन सबको खत्म करेगा। बोर्ड ऑफ पीस है। बोर्ड ऑफ पीस में इसने खुद को नियुक्त करा है चेयर ऑफ द बोर्ड, यानी कि ही इज गोइंग टू बी द बॉस। और इसके नीचे बाकी सब लोग काम करेंगे। उसमें टोनी ब्लेयर भी हैं, द ग्रेट सर टोनी ब्लेयर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, वो भी हैं इसमें। दोस्तों, इसमें है मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, आप जानते हैं ट्रंप का पुराना दोस्त, रियल एस्टेट एजेंट, और अब ट्रंप का ऑनवॉय टू द मिडिल ईस्ट एंड अदर हॉटस्पॉट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें जैरेड कुशनर भी है। भाई, बिना दामाद के ये कोई काम करते नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, तो अपने दामाद का भी नाम इसमें डाल दिया है। और मैं आपको बताऊंगा दामाद क्यों इंपॉर्टेंट है इसमें, ये दामाद को लेके क्यों चलता है। वो मत समझिएगा भाई भतीजावाद वाला, वो तो है ही एक एंगल बड़ा सॉलिड, लेकिन उसके अलावा भी एक एंगल है। मार्क रोवन, सीईओ ऑफ अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। अजय बांगा को आप सब लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। रॉबर्ट गैब्रियल, यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एंड निकोले म्लाडेनोव, ये बल्गेरियन पॉलिटिशियन है, मिडिल ईस्ट ऑनवॉय है यूएन का एक जमाने का। अच्छा, ये सारे के सारे लोग मिलके दोस्तों ये बनाएंगे बोर्ड ऑफ पीस। दोस्तों, आज का कैप्सूल शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, दिस इज द चाणक्य डायरीज। और दोस्तों, चाणक्य डायरीज इज इंडियाज फाइनेस्ट मैगजीन। अब देखिए, मैं वन ऑफ द फाइनेस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं द फाइनेस्ट मैगजीन ऑन डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स, जो कि इंडिया से पब्लिश होती है। टॉप आर्टिकल्स हैं इसके अंदर, इन डेप्थ आर्टिकल्स हैं। एंड मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर ईदर 3000 वर्ड्स और मोर, either 3000 words or more, nearly 50% of the articles. So they are pretty long, in-depth articles. आपको हथियारों के बारे में जानना है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानना है, डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स, इन सब बातों के बारे में अगर आपको जानना है तो दिस इज द मैगजीन that you need to buy and read. दोस्तों, this is number 1 on Amazon's bestseller list. तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, उसको क्लिक कीजिए और आज ही अपनी कॉपी खरीदिए। अब दोस्तों, इस बोर्ड का यह काम रहेगा कि अमन शांति कायम करना है, जिसमें सबसे बड़ी बात है हमास को डिसआर्म करना। अब हमास नहीं चाहता कि अपने हथियार दे दे, हमास नहीं चाहता। वहां पे गोलाबारी होगी, वहां पे लड़ाई होगी अगर कोई फौज आती है और हमास के हाथ से हथियार खींचने की कोशिश करती है। पहली बात। दूसरी बात, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, मैं जैरेड कुशनर के बारे में भी आपको बताऊंगा जो उसका दामाद है। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आप हमास से हथियार लेने की कोशिश करते हैं, इसमें हिजबुल्लाह पड़ेगा बीच में। अगर हिजबुल्लाह पड़ेगा बीच में तो यमन में सना और उसके आसपास के इलाके में हुथी एक्टिव हो जाएंगे, और बाकी मिलिशिया जो सऊदी अरेबिया में हैं, ईरान फंडेड, ठीक है, ये सारे के सारे लोग इराक में, सऊदी अरब में, यमन में, सीरिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में ये लोग एक्टिव हो जाएंगे और वहां पे खून खराबा शुरू हो जाएगा। ये होना है। तो सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 चीजें एक लाइन में चल रही हैं, हम लोग अभी कड़ियां नहीं जोड़ पाए। पहली चीज, द पॉसिबल इन्वेजन ऑफ ईरान। इन्वेजन कैन बी थ्रू एयर ऑल्सो, इट डज नॉट मीन ग्राउंड अटैक, इट कैन बी थ्रू एयर ऑल्सो। या तख्ता पलट कह लीजिए ईरान का तख्ता पलट इस पूरी स्कीम में बहुत जरूरी है। यह मैं आपको पहली बात बता दूं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, ये जितने भी हैं, ये इन सब की सांसें चलती हैं बिकॉज ऑफ ईरान। अगर ईरान का ये खमेनेई का राज नहीं रहेगा तो ये हमास वमास अपने आप ये दिल विदर अवे एंड डाई, दे कैन नॉट सस्टेन देमसेल्व्स। ये बिना ईरान की मदद के अपने आप को 2-3 महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते, अपने आप गिर जाएंगे। ये इजराइल इनको छोड़ेगा नहीं। आज की तारीख में अगर थोड़ा बहुत भी एक टांग पर भी खड़े हैं, अगर इजराइल ने दूसरी तोड़ दी है इनकी, एक टांग पर भी खड़े हैं लोग, दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ ईरान सपोर्ट। अब अगर ईरान में तख्ता पलट होता है तो ये लोग भी गए। अच्छा, तो पहली बात तो बोर्ड ऑफ पीस की मैंने आपको बात बताई, फिर मैंने ईरान फैक्टर आपको बताया। अब तीसरी बात है जैरेड कुशनर की, जो इसका दामाद है। इसमें दामाद जी का क्या मामला है? दामाद जी का यह स्टोरी है दोस्तों कि वो यहूदी है, राइट। और ये पूरा का पूरा जो एब्राहम अकॉर्ड था, एब्राहम यानी कि जो प्रॉफिट एब्राहम हैं, तो कहते हैं कि ऑल द 3 रिलीजन्स ट्रेस देयर रूट्स टू प्रॉफिट एब्राहम। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो जुडाइज्म हो, एब्राहम को, प्रॉफिट एब्राहम को ये इब्राहिम कहते हैं अरबी में। जैसे जो डेविड है तो उनको दाऊद कहते हैं, ठीक है। जो मोसेस हैं तो उनको मूसा बोलते हैं।
So these are the same prophets. The pronunciation for Hebrew and for the Jews and for the Christians and for the Muslims, it's different, but it's basically the same prophet. तो कह रहे हैं कि Abraham जो है, Abrahamic Accords जिनके नाम पे हैं, all these people should be apart. So Jews will be apart, Muslims will be apart, Christians will be apart. वहां पे रजा पहलावी जो प्रिंस है, रजा पहलावी जो इन एग्जाइल पता नहीं 50 साल 45 साल कब से रह रहा है वो अमेरिका में 1979 के बाद, वो ये कहता है कि सबसे पहले मैंने यहां पे सेक्युलर रियासत बनानी है, ठीक है, और इजराइल को रिकॉग्नाइज करना है. यानी कि इन द लार्जर गेम प्लान ईरान बिकम्स अ पार्ट ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स इन द लार्जर गेम प्लान. और मान के चलिए मिडिल ईस्ट में जो ज्यादातर फसाद है, ज्यादातर वो ईरान ने शुरू कर रखे हैं. वहां पे इस्लामिक स्टेट भी है, वहां पे अलकायदा की भी रेमिनेंट्स हैं, वहां पे 10 और टेरर ग्रुप्स हैं, लेकिन द बिगेस्ट प्लेयर इन द मिडिल ईस्ट और डीस्टेबलाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट ये है ईरान. अच्छा, ईरान की दुश्मनी है बाकी अरब देशों से, जाहिर सी बात है, और इसमें सिर्फ शिया सुन्नी वाला मामला नहीं है, इसमें और भी कई मामले हैं, जियोपॉलिटिकल मामले हैं. लेकिन वही अरब देश नहीं चाहते कि अमेरिका और इजराइल बम मारें ईरान के अंदर. क्यों? क्योंकि उन अरब देशों के अंदर अमेरिका के बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस. तो एक तो मिसाइल वहां पे आके गिरेगी, सबको डर लगता है. दूसरी चीज यह है कि जो अरब देश हैं अमीर वाले, एक तो गरीब हैं तो बेचारे कुछ बोल नहीं रहे, उनकी कोई सुनता भी नहीं अगर बोलते. जो अमीर देश हैं वो अमीर क्यों हैं? वो अमीर इसलिए नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बहुत बड़ा कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहां पे हो रहा है. वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि तेल से लबालब भरे हुए, गैस से लबालब भरे, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है वहां पे. अब जो नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है, तख्ता पलट होता है और टेरर एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, तो इसका मतलब कि आपकी रिफाइनरीज पर अटैक होगा, आपके तेल के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. ये सारी की सारी चीजें दोस्तों, ये जो दिस बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है यहां पे, और ये पूरा ईरान वाला फैक्टर है, और ये अटैक दोस्तों, ये इसमें ये पूरा का पूरा एक माला की तरह जुड़ा हुआ है, और उसमें एक मोती है अब्राहम अकॉर्ड्स. यहां पे एक तो ये बात हो गई. दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 11 यूएस लॉ मेकर्स ये गए कोपेनहेगन गए ये लोग, और वहां पे जाके, ये डेनमार्क की कैपिटल है, और वहां पे जाके डैनिश और ग्रीनलैंडिक लीडर से मिले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी धमकियां दे दी हैं, मैं तुम्हारा ऐसा कर दूंगा तो मैं तुम्हारा वैसा कर दूंगा, अगर तुम लोग ग्रीनलैंड बेचते हो तो बेचो, अच्छा है, वरना ऐसे नहीं तो वैसे मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, यानी कि मैं हमला कर दूंगा. अब पूरा नेटो सख्ते में आ गया. तो यहां पे बाईपार्टिजन ग्रुप, यानी कि इसमें रिपब्लिकन्स भी थे, डेमोक्रेट्स भी थे, ठीक है. अच्छा, कांड करा है पूरा रिपब्लिकन्स ने, माफिया मांग रहे हैं डेमोक्रेट्स. जाहिर सी बात है, जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, फिर यह थोड़ा होता है कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट, देन एवरीबडी इज एन अमेरिकन एंड एवरीबडी इज रिप्रेजेंटिंग अमेरिकाज इंटरेस्ट्स. तो ये लोग वहां पे जाके फंस गए. अब ये 11 जो लोग हैं ये गए हैं डेनमार्क, और डेनमार्क में ये लोग ट्रंप कुछ ना कुछ बोलता रहता है. ट्रंप की आदत है, ये कुछ ना कुछ लगातार बोलता रहेगा, जिससे कि चीजें खराब होती हैं. और ये लोग जा रहे हैं, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक अलग सा एक नमूना दिखाई दिया. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भारत को लेके. ट्रंप लगाएगा भारत के ऊपर टैरिफ. ट्रंप भारत को बोलेगा यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमी डाउन. ट्रंप ये सारी की सारी चीजें बोलेगा, लेकिन सर्गियो गोर जो अमेरिकन एम्बेसडर है नई दिल्ली में, वो बोलेगा कि यार भारत से इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए कोई देश ही नहीं है. दो अलग अलग बातें, सेम गवर्नमेंट, टू डिफरेंट नैरेटिव्स. सिमिलरली अब ये 11 बंदे जो पहुंचे हैं, ये पहुंचे हैं डेनमार्क. ओरिजिनली जब ट्रंप ने बोला कि मैं खा जाऊंगा तुम्हारे ग्रीनलैंड को, ग्रीनलैंड इज पार्ट ऑफ डेनमार्क, अब ये बंदे डेनमार्क पहुंचे तो वहां पे ग्रीनलैंडर्स आ रखे थे, डेनमार्क के लोग आ रखे थे, उन सबसे मिल रहे हैं, कह रहे नहीं यार देखो हम तो तुम्हारे बहुत क्लोज हैं, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, और दे आर रनिंग अप अगेंस्ट अ वॉल, क्योंकि कोई उनको इंकरेज नहीं कर रहा, कोई उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहा. लोग ये कह रहे हैं यार कि आप ये समझो, हमने आपके ऊपर भरोसा करा, हमने आपके लिए खून बहाया, जाने दी, आज आप हमें अटैक करने की बात कर रहे हो. दैट्स इंडीड वेरी शेमफुल.